अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में तो अमित शाह को भी खड़ा होना पड़ गया पार्लियामेंट के अंदर, और ये नौजवान जो कह रहा है जिनके यानी इतने सवालात हैं जिनका जवाब है ही नहीं, और इतना बड़ा चैलेंज कर दिया इस नौजवान ने कि आओ कोई चैनल न्यूज़ चैनल इंडिया का लो, मुझे सामने बिठाओ, मैं सवाल करता हूँ जवाब दो। आइए देखते हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। फिर इस पर बात करेंगे। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बीजेपी डजंट हैव अ सिंगल मुस्लिम एमपी इन लोकसभा, राज्यसभा और एनी स्टेट असेंबली। दे स्पोक अबाउट सबका साथ सबका विकास, which turned into जो हमारे साथ हम उनके साथ, and proved right by the failed finance minister of this failed government yesterday. सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, then I'll continue my speech. No sir, you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No sir. आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड सर। इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। 1 मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। सर ये जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह, बोलिए अपनी बात पे। And this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. The PM was the face, the body and the head of the BJP campaign, which cried, "Ab ki baar 400 par." And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan of जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. वक्त बदल गया है। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। The people of Bengal and the people of my constituency elected me 3rd time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. The message from the electorate of this country is loud and clear. वक्त बदल गया है. The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. Sir, one thing has changed. I was sitting throughout when the budget was being read. Only the cheerleaders have gone down in numbers. वो बेंच बजाने वालों का थोड़ा नंबर कमती हो गया है. Today is exactly 50 days since the rejection, but PM Modi refuses to accept the reality. He is running a coalition government and he wants everyone to believe that sab changa se. So budget, BUDGET, it has 6 letters, and I will explain all 6 letters in details. So let me start with B. B for betrayal. बजट का बी पे बोला बिट्रेयल, अब यू पे आता हूं। सर यू स्टैंड फॉर
अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार। सर, लुक व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट हैज डन टू दिस कंट्री। This is the perfect example. Sir, they've gone mad. This is what unemployment has done, sir. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, but they forgot to mention about बेटी को नौकरी दिलाओ। मोदी जी की तीसरी बार गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार, वंचित हो रहे देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी। Our leaders fighting for the people of Bengal were even detained in Delhi by Delhi police. Even women MPs were manhandled and dragged by their hair. And this BJP talks about Nari Shakti. तीसरी बार मोदी सरकार खो गया है शिक्षा का अधिकार। मजदूर की जेब हो रही है खाली, बताओ कब यह हालत है सुधरने वाली। तो बजट का बी था बिट्रेयल, यू था अनएम्प्लॉयमेंट, डी था डिप्राइव, जी था गारंटी, जी फॉर गारंटी। बट अ गारंटी, बट सर खुद बोल रहे हैं उसका सरकार का घोटाला। सर देखिए सर, थैंक यू, आई वुड टेक दैट एक्रोनिम, ही इज वेरी गुड। सर, जी फॉर गारंटी, जी फॉर घोटाला, नीट घोटाला एंड अ गारंटी विद जीरो वारंटी। सर, ही guaranteed that terrorism would be curbed, again failed. There has been 26 terror attacks in Jammu and Kashmir in the last 6 months. अब मैं ई पे आता हूं। सर, ई फॉर eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for please. tragedy. And this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. Yes. Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when Ayodhya Ram temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? So the rail minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. So 244 train accidents between 2017. सर, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं ज्यादा रेपिटेशन ना करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार बार एक ही बार को 2-3 बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और आंकड़ा दिया, आपने कहा 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था, और 2013 से अब तक 21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया, मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी सास प्रणाली बंद नहीं करोगे, अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है।
जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की। किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की साख प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको एक्सपांड कर देना, जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, इट शुड बी एक्सपांड, डिलीटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधन करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। This all words should be deleted from the record. मैं सरदार हूं। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको एक्सपांड कर देना, जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, इट शुड बी एक्सपांड, डिलीटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड। और लास्ट आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। आप जानबूझकर इनको अपनी लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। धन्यवाद सर, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, वाकई जो लित्रोल यहाँ पे हुई है ना मोदी की या बीजेपी की, वो तो यार वाकई कमाल है। देखो, बात जब सच होती है ना तो उसका जवाब नहीं होता, यह हकीकत है।
राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत ने सवाल किया कि मोदी हुकूमत ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए कितनी बार कवानीन तब्दील किए। मैं ये बातें बयान करना चाह रहा हूं कि बीजेपी कहाँ कहाँ कितनी कितनी बातों में पार्लियामेंट के अंदर किए जाने वाले सवालात से खामोश हो गए। यानी उनसे सवाल किया गया कि भाई ये ऐसे क्यों, जैसे यहाँ पर अभी सवाल किया गया कि 400 किसान मारे गए, 700 किसान मारे गए, क्यों मारे गए बीजेपी की हुकूमत में? जवाब नहीं है ना। आगे चले। वजीर आजम ने पार्लियामेंट में 78 मिनट की तकरीर के दौरान इन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या सवाल था कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए कितनी बार कवानीन तब्दील की है। दूसरा, टमाटर, प्याज और लहसुन की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? ये पार्लियामेंट में सवाल किया गया। ये वो सवाल आते हैं जो हकीकत हैं। हुकूमत ने इन महंगाई से मुतल्लिक सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। कौमी मरदमशुमारी में ताख़ीर से तमिलनाडु की नशिस्तें कम करने का मंसूबा, ताकि वहाँ नशिस्तें कम हो जाएं और हम जीत जाएं। हमारी यहाँ नशिस्तें ज़्यादा हो जाएं, सीटें ज़्यादा हो जाएं, वहाँ कम हो जाएं। हुकूमत ने मरदमशुमारी में ताख़ीर पर वाज़ेह जवाब ही नहीं दिया। जब उनसे पार्लियामेंट में पूछा गया कि भाई ये क्यों, नो जवाब। जैसे पहलगाम में नो जवाब। इसी तरह कानूनी इस्लाहात के लिए हुकूमत का क्या मंसूबा है, सबूत। तो ये सवाल किया गया पार्लियामेंट में कि कानूनी इस्लाहात के लिए हुकूमत का क्या मंसूबा है। ये यानी आपके जो कानून हैं अंग्रेज़ के दौर के पड़े हुए हैं और वो गलत कानून पड़े हुए हैं, उनको ठीक करो। अपने मुल्क, अपने लोगों के मुताबिक उस कानून को बनाओ। तो कोई जवाब नहीं। सवाल नंबर 4604 का जवाब कई सालों से ज़ेर इल्तवा पड़ा है। पार्लियामेंट में सवाल लिख के रखा हुआ है, नो जवाब। भपेश बघेल कांग्रेस के हैं जो सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंगबंदी माहदे के तफसीलात क्या हैं। इन्होंने कहा ना कि जंगबंदी हुई, तो वो तो ऑर्डर था ट्रंप का असल में। सबूत, हुकूमत ने जंग बंदी की शराइत पर शफाफ मालूमात फराहम नहीं की है कि हमने क्यों जंग बंद की। डी राजा CPI ने यह सवाल किया, ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात और नताइज क्या हैं। जवाब, सबूत, हुकूमत ने पार्लियामेंट में मुकम्मल ब्रीफिंग नहीं दी। यह इसका सबूत है, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया था कि अडानी ग्रुप को हवाई अड्डे देने के लिए कवायद क्यों बदले गए, तो उसका जवाब नहीं मिला। और सबूत ये है कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में इन इल्ज़ामात का जवाब ही नहीं दिया। आगे, बीजेपी कांग्रेस पार्टी खुद करती है ये सवाल कि बीजेपी के मंशूर में महंगाई और बेरोज़गारी का जिक्र क्यों नहीं आ रहा। बीजेपी, हर हुकूमत का एक मंशूर होता है। मंशूर मतलब एक टारगेट होता है, एक टारगेट होता है कि इस टारगेट को हमने अचीव करना है। तो बीजेपी के मंशूर में ये था, टारगेट में ये था कि महंगाई और बेरोज़गारी को जो है वो ख़त्म करेंगे। ये उनके मंशूर में था ही नहीं। हाँ, तो जब सवाल किया गया पार्लियामेंट के अंदर तो जवाब नहीं मिला, क्योंकि हुकूमत ने मंशूर में इन मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया था। राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से सवाल किया था, अडानी के साथ वज़ीर आज़म की कितनी मुलाकातें हुई, और इसका जवाब नहीं मिला। और इसका सबूत ये कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में इसका कोई जवाब नहीं दिया। हैरान है यार, सारे जवाब पी ही जाते हैं। मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, पता नहीं कौन कौन है। अच्छा, डेरेक और ब्रायन जी तरनोल कांग्रेस के एक शख्स हैं, उन्होंने सवाल किया, बीजेपी मुखालिफ रियासतों को सज़ा क्यों दी जा रही है। बीजेपी के जो मुखालफत करने वाले हैं उनको सज़ा देते हैं, तरक्की नहीं है, गैस नहीं है, मसाइल हैं, रोड्स नहीं है। तो कोई जवाब नहीं मिला। सबूत क्या, हुकूमत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बस डी राजा CPI जो हैं उन्होंने एक सवाल किया था पार्लियामेंट में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के नुकसानात क्या थे, और कोई जवाब नहीं। हुकूमत ने नुकसानात की तफसीलात फराहम ही नहीं की हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया, अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो कोई जवाब नहीं। हुकूमत ने इस पर कोई वजाहत नहीं की। डायरेक्ट और ब्रायन जो कांग्रेस की तरफ से उन्होंने सवाल किया था कि बीजेपी हुकूमत ने मणिपुर या मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। बीजेपी को चाहिए था कि पूरे इंडिया का दौरा कर रहे हैं तो मणिपुर को क्यों छोड़ दिया, तो इसका जवाब भी उन्होंने कोई नहीं दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया था कि अडानी ग्रुप को 6 हवाई अड्डे कैसे दिए गए, तो इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। और फिर वही ब्रायन है, वो सवाल करते हैं कि बीजेपी हुकूमत ने बेरोजगारी के मसले पर क्या इक़दामात किए, कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने सवाल किया था कि अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए श्रीलंकन हुकूमत पर दबाव क्यों डाला गया,
तो कोई जवाब नहीं है। बीजेपी हुकूमत ने महंगाई के मसले पर क्या इक़दाम किए हैं, पार्लियामेंट में सवाल किया गया, हुकूमत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए कवानीन क्यों बदले गए, कोई जवाब नहीं। आगे डायरेक्ट ने सवाल किया कांग्रेस के कि बीजेपी हुकूमत ने मणिपुर के हालात पर क्या इक़दाम किए, कोई जवाब नहीं। अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों किया गया, कोई जवाब नहीं। अच्छा, डायरेक्ट और ब्रायन, बीजेपी हुकूमत ने बेरोजगारी के मसले पर क्या इक़दाम किए, कोई जवाब नहीं है। अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए श्रीलंकन हुकूमत पर दबाव क्यों डाला गया, कोई जवाब नहीं। बीजेपी हुकूमत ने महंगाई के मसले पर क्या इक़दाम किए, कोई जवाब नहीं। 25 नंबर पे यह आया कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए कवानीन क्यों बदले गए, कोई जवाब नहीं। तो ये मसला है ना, तो जब आप 2 नंबरी करेंगे तो आप पकड़े तो जाएंगे, सारी की सारी 1 नंबरी तो नहीं होती, 2 नंबरी 2 नंबरी है, 2 नंबरी ही 2 नंबरी है, तो मसाइल तो हैं फिर भाईजान। जब मसाइल हैं तो भाईजान आओ फिर मैदान में, आपको जवाब देना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।